हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले फाइनली बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों ये चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स ही हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ये ऐसा बेसिक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जहाँ पे बहुत लोगों को बहुत डाउट भी होंगे और बहुत लोगों को ईज़िली ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को इजीली चैप्टर ही समझ में आ गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है यार, है ना। तुम लोग क्या करो, बस बैठो चुपचाप से और रिवाइज करो। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं आ गई हूँ। ठीक है, ये चैप्टर हम आराम से धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो कि यार जब एग्ज़ाम आए तो आराम से लिख सको। तो बच्चों ये चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आराम से एक जगह रह रहे। ठीक है, और इसके अलावा हम इनमें ये पढ़ेंगे कि यार अलग अलग तरीके की हायरार्की कैसी होती है। ठीक है, ऑल्दो वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 1 पढ़ेंगे, जहाँ पे हम हायरार्की के पहले वाला जितना भी पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में ना हम ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग कैसे करते हैं, उनको अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उनको किस किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूँ हमारे अर्थ पे कितने स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास बच्चों पूरा का पूरा भी 1 साल बचा है और 19 चैप्टर है, जहाँ पे हम आराम से भी हर महीने अगर हम बोलें कि 3-3 2-2 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आराम से ये पूरा का पूरा बायो की बुक जो है एकदम छान लेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल डरो मत, क्वेश्चंस भी दूंगी मैं, है ना। आने वाले कुछ अपकमिंग वीडियोस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगी होमवर्क के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देखते हैं बच्चों कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले होगा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बच्चों, टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे एंड टेक्सोनोमिक एड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें जो हैं हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये जो है बच्चों ये है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 जहाँ पे हम इसके पहले का जितना भी पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पार्ट 2 में आएगा, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। अब यार लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिविंग क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम बोल सकते हैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि बताओ यार लिविंग कौन होते, तो मैं तो यही बोलूँगी यार ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सांस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जो चलते फिरते मुझे नज़र आ रहे हैं, लोकोमोशन शो कर रहे हैं, ठीक है, या जिनमें लाइफ है, जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, मैं उनको बोल दूँगी भैया ये जो है सीधे के सीधे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो आपसे भी कोई यही पूछे तो यही जवाब देना, कुछ अलग मत बोलने लगना। ठीक है, तो लिविंग क्या होता है बच्चों, लिविंग मतलब कि वो, है ना, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो रहता है ब्रीथ करता है, मूव करता है, उसको हम कंसिडर करते हैं लिविंग में। ठीक है, तो जो भी लाइफ है, किसी में भी जो भी लाइफ दिख रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिविंग है। और जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो जिंदा नहीं होते, उनको हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। तो अलाइव का मतलब क्या होता है, जो जिंदा होते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स में कंसिडर करते हैं। अब इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ लिविंग और नॉन लिविंग में, तो यार 2 तरीके के हमें बोल सकते हो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, या 2 फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका क्या, डिफाइनिंग, और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो। ठीक है, तो डिफाइनिंग में आप देखोगे बच्चों ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में देखने को मिलता है। तो डिफाइनिंग क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ये एक ऐसा फीचर होता है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, जिनमें कोई एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, डिफाइनिंग मतलब कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है और इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होता है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यार ये हमें नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब भैया ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग में तो देखने को मिलेगी नहीं, है ना। मेटाबॉलिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो भाई डिफाइनिंग तो बहुत सॉर्टेड है। डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग एक ऐसा फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में ये देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ में इसमें एक्सेप्शंस जो रहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोगों को ये चीज़ पता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ये देखो, इम्पॉर्टेंट मैं पहले ही लिख देती हूँ, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले अब दूसरा वाला हमारा क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये दोनों में रहते हैं, है ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ये दोनों में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ग्रोथ। अब यार सवाल तुम्हारा ये आएगा कि मनुष्य हम एक बात बताओ, मतलब हम में तो ग्रोथ होती है, वो तो ठीक है, लेकिन यार नॉन लिविंग में कैसे होती है। तो यार तुम सिंपल सी बात है ना, एक मिनट, तुम लोग ऐसे कंसिडर करो, जैसे कि मान लो तुम ना बेहतरीन अभी पहाड़ पे चले जाओ, है ना, पहाड़ों पे चले जाओ तो बर्फ़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर तुम एक्सट्रीम गर्मी में चले जाओगे तो यार वहाँ पे उस टाइम पे, मान लो गर्मियों के टाइम पे तुम्हारे पहाड़ ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन तुम जब वो ठंड में गए तो वो पहाड़ ऐसा तो है, बट साथ ही साथ में उसमें तुम्हें बर्फ़ भी देखने को मिली, तो वो थोड़ा और तुम्हें ऊंचा सा नज़र आ रहा है यार। तो यार ये ग्रोथ ही तो हुई, है ना, नॉन लिविंग में। समझ रहे हो कहानी क्या है, कि भैया तुम देख रहे हो गर्मियों के टाइम पे अगर ऐसा पहाड़ देख रहे हो समर्स में, तो तुम्हें समर्स में तो ठीक है, मैं वो समझ गई कि समर्स में तुम्हें अलग दिख रहा है ना, समर्स में तुम्हें अलग दिख रहा है गर्मियों के टाइम पे। लेकिन जब तुम विंटर में जाओगे तो यार तुम्हें उसमें ऊपर क्या देखेगी, बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो ये ग्रोथ ही तो हुई, ठीक है। तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। एक्सेप्शंस इसमें होते हैं, जैसे इसमें एक्सेप्शंस नहीं थे, यहाँ पे एक्सेप्शंस है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कचरा सा हो गया, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। अब यार रिप्रोडक्शन की जो कहानी है वो रिप्रोडक्शन की ऐसी कि यार तुम खुद ही बताओ, तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, है ना, क्योंकि तुमने बायो लिया है, सोच समझ के लिया, तो तुम ही बताओ कि यार हर फीमेल रिप्रोड्यूस कर पाती है? नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो IVF वालों को ये सेंटर्स खोलने नहीं पड़ते, है ना, IVF वाले ऐसे इतना पैसा नहीं कमा रहे होते, ठीक है। तो यार हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यार हम वैसे तो मानते हैं कि यार फीमेल रिप्रोड्यूस कर, मतलब मेल फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जो है बेबी को बर्थ देती है, लेकिन एक्सेप्शनल्स होते हैं वहाँ पे, हर कोई औरत फर्टाइल नहीं होती है, तो उसको IVF में जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही हम बोलते हैं म्यूल, खच्चर की हम बात करते हैं, तो वो भी ऐसा है कि भैया वो कोई प्रोड्यूस नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। बीज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार एक्सेप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस में एग्जांपल दिया है रिप्रोडक्शन का, कि यार वैसे हम बोल सकते हैं कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर कोई फीमेल जो है वो बेबी नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर सकती। समटाइम्स अगर वो इनफर्टाइल रहती है तो उसको क्या किया जाता है, IVF के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यार दो तरीके के फीचर्स पढ़े बच्चों हमने। पहला हमने पढ़ा डिफाइनिंग फीचर, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि यार ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, नॉन लिविंग में नहीं रहता है, एक्सेप्शंस हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। और कैरेक्टरिस्टिक्स में लिविंग नॉन लिविंग दोनों में रहता है, और एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल एक ग्रोथ भी है, एक हमारा रिप्रोडक्शन है ना, और हमारा नॉन लिविंग लिविंग में जो देखने को मिलता है उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्रोथ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग लिखते चलना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यार कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पता होना चाहिए हमें कि यार अलग अलग, अगर मैं हूँ, है ना, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं मस्त, मेरे अंदर ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन तो इट विल टेक टाइम, बट ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, की सारी चीज़ें जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो एक एक जो पॉइंट्स है हम वन बाय वन क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ग्रोथ। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ में क्या है, नंबर, इंक्रीज इन नंबर एंड मास, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
इंक्रीज इन नंबर एंड मास, ठीक है। तो जो सेल का जो मास रहता है या जो नंबर रहता है वो क्या रहते हैं, बढ़ जाते हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं बच्चों, सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। हमने माइटोसिस मियोसिस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में ही हम डिटेल अभी इस टाइम पे पढ़ेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो ग्रोथ जो रहता है, ग्रोथ का मतलब क्या रहता है, बेसिकली अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में क्या देखने को मिलता है, मास और साइज दोनों ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि नॉन लिविंग थिंग भी जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। सो द ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमें जो है प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब वो ग्रोथ कैसी होती है, ध्यान से समझना बच्चों। अब हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है, क्या वो एकदम थ्रू आउट लाइफ चलती जाएगी, नहीं। ये हम इंसान हैं, हम एक ना एक टाइम बाद मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में ज़रूर ऐसा होता है कि उनका एक जो रहता है, एक टाइम तक वो बढ़ते जाते बहुत बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सेल का कुछ ऐसा वो नहीं रहता। लेकिन हमारे अंदर बच्चों जो है वो क्या रहता है, हमारे अंदर जो है एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में तो वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन, लंबे टाइम तक, सालों साल तक जो है उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी जस्ट आपको यहाँ बताया था, ठीक है। ग्रोथ समझ में आ गया। ग्रोथ मीन्स नंबर एंड मास का इंक्रीज होना, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे, तो मैंने हेन का एग्जाम्पल दे दिया है ना, सेल का एग्जाम्पल दे दिया और ट्री का बता दिया है। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, 1 से 2 होना, है ना। मतलब नए ऑर्गेनिज्म का बनने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो उसको हमने क्या बोला, भैया ये तो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो रहता है ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं देखने को मिलेगा यार। मेल और फीमेल गैमीट कैसे, नॉन लिविंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें जो है न्यू लिविंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है किसमें, ह्यूमंस में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन देखने को बच्चों नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया जो मैं तुम्हें पिछली स्लाइड्स में बता रही थी ना, वो यहाँ पे दिया गया। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सेप्शंस तो होते हैं कि बहुत कोई जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि खच्चर, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, है ना। तो ये लोग बेचारे ऐसे लोग हैं जो है तो लिविंग ही, है ना, ये जिंदा लोग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये जो है बच्चों एक्सेप्शंस में आते हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो रहता है इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट्स वाई अपन ने उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में रखा था। याद करो इधर, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो रहता है वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में जहाँ पे जो रहते हैं गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल जब ये फ्यूज़ होते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और यहाँ एसेक्सुअल में क्या रहता है, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन करता है। अभी जस्ट तुम लोग 10th स्टैंडर्ड से आ रहे हो तो कहानी तो तुम्हें पता होगी ही इसकी, ठीक है। चल अब हम देखते हैं अगला कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो है मेटाबॉलिज्म। अब यार मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऐसे समझो कि यार मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसका टोटल सम को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मेरी बॉडी में अभी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस अंदर ही अंदर चलती जा रही है, उसका जो टोटल सम है ना, और वो जो एनर्जी बना रहा है टोटल सम, उसको मैंने क्या बोल दिया, मेटाबॉलिज्म। एक आसान तरीका बताती हूँ, जैसे तुमने खाना खाया, कलर चेंज करते हैं, तुमने खाना खाया, टूटने के बाद सेल्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, है ना, मतलब कि ये टूटा, फिर उसके बाद एनर्जी भी बन रही है और कहीं ना कहीं एनाबॉलिज्म, कुछ और चीज़ भी बन रही है। मतलब कोई भी चीज़ का घटना, कैटाबॉलिज्म मीन्स कोई भी चीज़ का
ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होना मतलब कैटाबॉलिज्म है, और कोई भी चीज़ का सिंथेसिस होना इज एनाबॉलिज्म, ठीक है, सिंथेसिस होना इज एनाबॉलिज्म। तो कोई भी चीज़ का बनना घटने को अपन क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है एनिमल्स जैसे बैक्टीरिया, प्लांट सब में देखने को मिलता है। हमारे अंदर बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, मेटाबॉलिज्म हमें बच्चों सब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी मैंने खाना खाया है तो टूटा भी होगा, इसके अलावा बहुत कुछ बन भी गया है, तो यार फिर एनर्जी भी ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको मैंने ओवरऑल क्या बोल दिया कि भैया ये मेरे अंदर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। अगला सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हैं, ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यार तुमने ये कहानी तो सुनी होगी, सेल, ठीक है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, है ना, एंड देन क्या बनता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म, फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है ना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनिज्म जो रहे हम, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई मैं तो मल्टी सेल्यूलर हूँ, तुम लोग भी मल्टी सेल्यूलर हो, है ना। तो जो हम ऑर्गेनिज्म है, या तो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, या तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना है। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसको मैंने क्या बोल दिया है, यूनिसेल्यूलर, और अगर एक से ज़्यादा बना तो उसको मैंने क्या बोल दिया है, मल्टी सेल्यूलर। तो हम सब किससे बने बच्चों, सेल। दैट्स वाई अपन सेल को क्या बोल रहे थे इतने टाइम से, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, और अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, इसी साल ये चैप्टर है हमें, हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो यार ये जो है एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले कुछ स्लाइड्स में बता चुका है, ठीक है। कॉन्शियसनेस देखते हैं बच्चों, लास्ट है, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। अभी मान लो कि मेरे को ना बहुत एकदम, मान लो कि एकदम से ये बहुत तेज़ लाइट आ रही है, या बहुत तेज़ टेम्परेचर, अभी बहुत गर्मी हो रही है तो बहुत बढ़ गया है, तो ये मेरी बॉडी क्या उसको सेंस कर लेगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, क्या तुम लोगों को अभी ही तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है वो पढ़ के आए होगे, तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई ज़ोर से थप्पड़ मारता है, दैट थप्पड़ इज स्टिमुलाई, और तुमने ऐसे हाथ रखा या वापस मारा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। या फिर रिफ्लेक्स एक्शन की हमने बात करी थी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर किया है। अब वो डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने पहले इसलिए बताया था ताकि आप लोग पहले से ही समझ जाओ, तो यहाँ कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे एग्जाम्पल ये है यहाँ पे टच मी नॉट का, टच मी नॉट का, टच मी नॉट मतलब कि छुई मुई का एग्जाम्पल दिया गया कि तुम जैसे उसको टच करते हो, वो टच जो है तुम्हारा वो स्टिमुलाई है, और जब वो लीव्स ऐसी बंद हो जाती है, दैट इज़ व्हाट, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अभी तुम्हें ज़ोर से कोई ऐसे पिंच करके चला जाए, तो वो जो पिंच करा, टच किया, वो स्टिमुलाई हो गया, रिस्पॉन्स तुम अय्या ऐसे करते हो ना, तो दैट इज़ रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मेन चीज़ पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि भैया बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो यार बायोडाइवर्सिटी जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, अलग अलग टाइप के बोल लो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अर्थ पे प्रेजेंट तो है, ठीक है, और उनको मिला के ही हम क्या बोलते हैं कि भैया ये है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एक जगह आराम से रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बायोडाइवर्सिटी को अगर मैं आपको बताऊं तो बायोडाइवर्सिटी क्या बोल सकती हूँ मैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो भैया मान लो एक कोई जगह है जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या बोलते हैं, सीधा सीधा मुँह उठा के भैया बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अब अभी हाल फिलहाल में साइंटिस्टों ने ना सीधा सीधा ये बोला है कि अभी फ़िलहाल 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीशीज़ जो है वो हमें पता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, सारी चीज़ों को मिलू के उन्होंने इतना बोला है कि हमें 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में हमें
पता है और हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, अभी बहुत बाकी है, ठीक है। अब यार कहानी इतनी सी है ना कि यार इतनी सारी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना ना इतना आसान नहीं है बच्चों, है ना। मतलब अगर मैं भी तुम्हारी एज की थी तो मैं भी यही सोचती थी यार कैसे पढ़ेंगे, है ना, बायो ही कैसे पढ़ेंगे, वही सोचते थे, है ना। अब वो देखो हर एज में इंसान की थिंकिंग बढ़ते 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 चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यार मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर जब बाद में ये रियलाइज़ करा कि नहीं, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है जो हमारी बुक में दिया गया है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे वार्डरोब है, अब तुम्हारा वार्डरोब में तुम्हारा पूरा फैला हुआ है सामान तो तुमको ईजिली मिलेगा नहीं। एक चीज़ ज़रूर मिल सकती है, मम्मी की गालियाँ, है ना, उस पर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से तुमने उसको जमा के रखा है, जीन्स एक तरफ, शर्ट, टी शर्ट्स, एसेसरीज़ हो गए, परफ्यूम्स हो गए, है ना, तुम्हारे लोअर हो गए रात में पहनने के, टी शर्ट हो गई, ये सारी चीज़ अगर तुमने अच्छे से रख के रखी तो तुम उसको सिस्टमैटिकली आराम से उसको कभी भी जब जब ज़रूरत रहेगी ईजिली निकालोगे, पहनोगे और निकल लोगे। तो वैसे ही साइंटिस्टों ने क्या किया है ना कि इतनी सारी स्पीशीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनने बोला है जितनी दी है जितना हमने बताया है इम्पॉर्टेंट उसको पढ़ना है, प्लस उसको पढ़ने का एक तरीका बताया है उन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करते हो कि इनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ते हो, इसको अपन ने क्या बोला है? टेक्सोनॉमी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे और उसका नामकरण करोगे, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण करोगे, उसको हमने क्या बोल दिया है? टेक्सोनॉमी बोल दिया गया। तो यार यहाँ पे एक वर्ड सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, सिस्टमैटिक। देखो ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स है इंपॉर्टेंट, IMP टर्म्स लिख लो, क्योंकि ये टर्म्स पता होने चाहिए, ये भी टर्म है ना। मान लो एक एक नंबर में 1 मार्क में अगर आ गया तो क्या करोगे? एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यार आपको सबसे पहले ये पूछे कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है बच्चों। सिस्टमैटिक तुम ये बोल दोगे कि मैडम सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से रखना चीज़ों को, है ना। तो यार यहाँ पे कहानी वही है, सही बोला तुमने। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यह सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे किया गया? उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख के कि भाई पहले कैसे दिखते थे और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कैसे दिख रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन है क्या हिस्टोरिकल, तो उसको बिहाफ पे जो है सिस्टमैटिक किया जाता है, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस पे एक बुक भी है, सिस्टमा नेचुरे, है ना, जो कार्लस लिनस साहब ने लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक है, तो आप बता देना कि यार सिस्टमा नेचुरे जो है वो बुक उनने लिखी थी। तो सिस्टमा नेचुरे इज़ द बुक विच इज़ रिटन बाय दी लिनस, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी। या तुम्हें अगर बोले कि यार टेक्सोनोमी तुम कैसे बताओगे, तो तुम बोलोगे कि मैडम 4 चीज़ों को देख के हम टेक्सोनोमी बता सकते। पहला कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले आप कैरेक्टराइज करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसका क्लासिफिकेशन बताओगे, एंड देन उसके बाद आप उसका नामकरण करोगे। तो उसको पूरे को अपन क्या बोल देते? इन चारों को मिला के क्या बन जाती है? हमारी टेक्सोनोमी बन जाती है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब कि मानो तुम्हें मैंने एक ऑर्गेनिज्म दे दिया है, अब मैं बोलूँगी चलो उसका कैरेक्टराइजेशन करो। तुम क्या बोलोगे कि मैडम मुझे अगर कैरेक्टर समझने तो इसका अंदर और बाहर का दोनों का समझना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी क्लास में एक बेहतरीन सी लड़की आई है, तुम्हें एक आध को पसंद आ गई, दोस्त वोस्त को, तुम लोग कैसे हो जाओगे कि यार उसके बारे में पहले पता तो लगाना पड़ेगा, है ना, कि पहले से बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, या फिर पापा मम्मी स्ट्रिक्ट हैं तो भाई अच्छे से बात करना पड़ेगा, फैमिली कैसी है, सारी चीज़ें तुम पता तो लगाओगे, ठीक है, पढ़ने में कैसी है ना, सारी चीज़ें। तो वही होता है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा देना ज़रूरी था, क्या ना, जल्दी दिमाग में जाती है चीज़ें। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, है ना, इकोलॉजी वगैरह देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आप क्या बोल सकते हो कि इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है अगला हमारा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि तुम्हें पता रहना चाहिए
कि तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सही है कि नहीं है ना। अब मान लो तुम नींबू को संतरा, संतरा को नींबू बोल रहे हो, तो तुम आगे नाम तो गलत ही बताओगे, है ना। तुम उसका डिस्क्रिप्शन गलत बता रहे हो तो ऑफकोर्स आगे चल के तुम नाम भी गलत बताओगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जो भी आपने डिस्क्राइब किया है, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एकदम सही होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन में क्या करते हो आप कि यार अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, कि मेल है, फीमेल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, ठीक है। क्योंकि यार बच्चों क्लासीफाई करोगे तभी तो समझ पाएगा चीज़ें। मतलब प्लांट्स को तुम एनिमल्स में डाल रहे हो और एनिमल्स को प्लांट्स में डाल रहे हो, तो ऑफकोर्स सी बात है, कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गई, है ना। और हमारे कार्लस लिनस साहब ने तो यही बताया है कि भाई सीधी सी बात है, प्रॉपर तरीके से तुम अरेंजमेंट करोगे तो हर चीज़ समझ पाओगे, हर चीज़ का नामकरण अच्छे से कर पाओगे। अगर तुमने एक भी चीज़ गड़बड़ाई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उनने क्या किया था कि पढ़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान बता दिया, है ना, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि आपको कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन सही करना है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। जैसे उनके कैरेक्टर्स रहेंगे उस पर बेस्ड आप उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। अगला है नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा नाम जो भी है ना, सोनू, चिन्नू, पिन्नू, मिन्नू, जो भी है, ठीक है, तो यार ये नाम ऐसा नहीं है ना यार कि तुम्हारे स्कूल वाले जान रहे हैं। आजकल तो मतलब शर्म भी आती है ना घर का नाम बताने में, है ना। तो यार नाम ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो, जिसे सब जाने, है ना। अब जैसे मेरा नाम मानुश्री पचौरी है, तो यार अब मेरा घर का नाम जो है, अब वो घर का नाम से बहुत लोग, तुम लोग सर्च भी कर लोगे मुझे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन हूँ, है ना। इंस्टाग्राम आईडी मानुश्री पचौरी के नाम से, बायोलॉजी बाय मानुश्री मैम यूट्यूब का है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें, है ना, मानुश्री पचौरी के नाम से ही चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड है ना। आप बोलोगे मानुश्री मैम, तो मानुश्री मैम को इंसान सर्च कर लेगा, लेकिन घर के नाम से सर्च करेगा तो नहीं पहचान पाएगा, राइट। तो यार साइंटिस्टों ने यही बोला कि यार नाम ऐसे होने चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो, है ना। अब जैसे मैंगो है या आम हम बोलते हैं, तो आम यहाँ बोल रहा है, आम जाके तुम जर्मनी में बोलो हमें आम खाना है, वो बेचारे बहरा जाएंगे क्या मांग रहे हो तुम। बट तुम उनको एक साइंटिफिक नेम से बोलोगे तो माइट भी वो समझ जाए, क्योंकि वो नाम ऐसा है बच्चों वर्ल्ड वाइड है, जिसे दुनिया जानती है, ठीक है। तो इतने सारे साइंटिफिक नेम हमें ऑफ कोर्स याद तो करने नहीं है, बट एटलीस्ट हमें उतना पढ़ना है जो हमारी बुक में दिया गया है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण होता है, ठीक है। अब द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद द टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में दो तरीके के नाम होते हैं ना, तो उसको बायनोमियल बोलते हैं, जहाँ पे आपको दो नेम बोलते हैं। जैसे हमारा नेम और सरनेम होता है ना, वैसे नॉमेनक्लेचर में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला गया, और इसको किसने प्रपोज किया है, लिनस ने प्रपोज किया है। अब जैसे कि ध्यान से सुनना, बॉटनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ, उनमें कुछ जो रूल्स होते हैं वो किस में दिए गए हैं, मतलब रूल्स जो सारी चीज़ें हैं बॉटनी की, है ना, तो वो किस में दी गई, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, IMP लिख लो, कभी कभी पूछा जा सकता है। बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड है ना, बॉटनी मतलब प्लांट्स की बात कर रही है, और जूलॉजी मतलब एनिमल्स की बात कर रही है, ठीक है। बॉटनी मतलब प्लांट्स की बात करी है, और जो जूलॉजी है बच्चों वो किसकी बात करी गई है, एनिमल्स की बात करी गई है। बॉटनी का मतलब ये होता है, एंड हमारे जूलॉजी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें जो है, इनके लिए एक बुक या फिर आप बोल सकते हो एक कोड है ना। उस कोड का नाम क्या है, जो बॉटनी है उसके लिए क्या है, ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN जो है दैट इज़ फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि जो भी प्लांट्स के बॉटनिकल नेम है ना, जो प्लांट्स के बॉटनिकल नेम है, उनकी जो रूल्स है वो किस में दी गई है, ICBN में, और जो एनिमल्स के जितने भी जूलॉजिकल नेम्स है वो ICZN में दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया गया है, मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंजीफेरा इंडिका। जैसे हमारे पास नेम सरनेम होते हैं ना, वैसे इनके पास भी वही है। और पैंथेरा टिग्रिस किसको बोला गया है, टाइगर को बोला गया है। ये एक जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स एंड बॉटनिकल मतलब प्लांट्स, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके रूल्स के बारे में जानना बच्चों, ठीक है। अब यार रूल्स जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यार अब ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ भी आप कैसे भी लिख दो चलेगा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। पहला तो ये जानो
कि यार यहाँ पे पहला नेम और सरनेम की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि होमो सेपियंस एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन को बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों वो है होमो सेपियंस। तो होमो जो रहता है, पहला नाम जो रहता है उसको हम बोलते हैं जीनस। वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लिख लेना, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक नेम का जो भी पहला नाम होता है तो उसको अपन ने क्या बोला है बच्चों, जीनस बोला है। और जो दूसरा नाम होता है बच्चों उसको हमने बोला है स्पीशीज, ठीक है। होमो जो है वो जीनस है, सेपियंस जो है वो स्पीशीज है। आपसे कोई भी पूछे कि नॉमेनक्लेचर में जो दो नाम होते हैं उसमें पहला नाम को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जीनस, और दूसरा नाम को स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, साइंटिस्ट लोग ना साइंटिफिक नेम के बाद अपना सरनेम भी लगा देते हैं, अपना नाम लगा देते हैं, कह सकते हो। तो अगर लास्ट में आपको जो थर्ड नेम है कुछ ऐसा दिखे और लास्ट में ऐसा डॉट दिखे तो आप समझ जाना कि वो ऑथर का नाम है। वैसे तो यूजुअली आपको इतना ही दिखेगा, ठीक है। वैसे यूजुअली आपको इतना दो ही चीज़ दिखेगी, नेम और जीनस और स्पीशीज़। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है ऑथर का भी नाम साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यार जो थर्ड चीज़ लिखी रहती है आप बोल सकते हो साइंटिफिक नेम में, वो क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वो ऑथर्स का नेम होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो हो गया होमोसेपियन मतलब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। और नीचे ही तुम्हें देखो मैंजीफेरा इंडिका का भी एक एग्जांपल दिया कि मैंजीफेरा इंडिका जो है वो क्या है बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, अभी मैंने बताया था। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और ये लास्ट में लिन लिखा है, मतलब ये ऑथर का नाम इनने अपना जोड़ दिया है, ठीक है। समझ में आई कहानी। तो अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें ना पेन और पेपर पकड़ा दिया, अब मैंने बोला चलो लिखो तुम लोग इसके रूल्स। तो रूल्स बहुत ध्यान से सुनना कि यार ये जो साइंटिफिक नेम रहते हैं ना सबके सब लैटिन वर्ड है ना। लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उस लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत कम यूज़ की जाती है। तो इसीलिए ऐसी लैंग्वेज है जिसको मतलब किसी को कोई ठेस ना पहुँचे कि यार ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसलिए, ठीक है। और हमेशा जब तुम अपनी बुक खोलोगे ना तो ये जो साइंटिफिक नेम है ना ये इटैलिक्स में लिखे रहेंगे, ऐसे टेढ़े तरीके से। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा हाथ से लिखो तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपल सी कहानी है, तुम क्या करोगे, एक मिनट, तुम उठा के इस तरीके से लिख दोगे कि मैडम ये हो गया मैंजीफेरा, मैंगो का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मैडम ये हो गया इंडिका, ठीक है। अब मैं इसको इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकती भाई टेढ़ा करके, वरना पता नहीं पूरा दिन ही हो जाएगा। लेकिन मैंने हाथ से लिखा है तो मैं इसको इंडिविजुअली अंडरलाइन कर दूंगी ताकि टीचर को मेरी समझ में आ जाए कि ये साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है। ये रूल्स है, अगर आप हाथ से लिखते हो तो अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ड जो है उसको जीनस बोलते हैं या फिर जेनेरिक नेम बोलते हैं, और सेकेंड वर्ड को स्पीशीज़ या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरा नाम कभी कभी पूछा जा सकता है, तो IMP ज़रूर लिख लेना, ठीक है। IMP ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसको स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा, जैसे M कैपिटल है, और जो दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो हमेशा स्मॉल आएगा। तो जेनेरिक या फिर जीनस का जो अल्फ़ाबेट है फर्स्ट वो कैपिटल रहेगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है या जो स्पीशीज़ है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगा। और कभी इन केस लास्ट में कुछ इस तरीके से एब्रीविएशंस देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाना ये ऑथर का नाम है, ठीक है। ऑथर ने अपने नाम का एब्रीविएशन लगा के रखा है। एब्रीविएशन पता है ना, शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से, ठीक है। तो यार ये तो थे हमारे क्या नॉमेनक्लेचर के रूल्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। आई होप ये सारे जो टर्म्स हैं आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको हायरार्की के बारे में बताने वाली हूँ बच्चों, ठीक है। अभी तक आप ध्यान से देखो, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बोली थी कि यार ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सिवाय टेक्सोनॉमिक, मतलब हम हायरार्की को छोड़ के टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को छोड़ के हम सारी चीज़ें
पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है बच्चों, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आपका पहला वीडियो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप बहुत आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ जहाँ पे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऐसी पढ़ाई करते चलो, मिलते हैं अगली क्लास में।